संग्रह से लिया गया है। संस्मरण के क्षेत्र में हम हशमत शीर्षक से उनकी कृति का विशिष्ट स्थान है, जिसमें अपने ही एक दूसरे व्यक्तित्व के रूप में उन्होंने हशमत नामक चरित्र का सृजन कर एक अद्भुत प्रयोग का उदाहरण प्रस्तुत किया है। कृष्णा जी के भाषिक प्रयोग में भी विविधता है और उन्होंने हिंदी की कथा भाषा को एक विलक्षण ताजगी दी है। संस्कृत निष्ठ तत्समता, उर्दू का बांकपन, पंजाबी की जिंदा दिली, अर्थात कहने का अर्थ है कि इन तीनों भाषाओं के शब्द उनकी रचनाओं में मिलते हैं। मियां नसीरुद्दीन शब्द चित्र में खानदानी नानबाई मियां नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचियों, स्वभाव का शब्द चित्र खींचा गया है। मियां नसीरुद्दीन अपने मसीहाई अंदाज से रोटी पकाने की कला और उसमें अपने खानदानी महारत को बताते हैं, यानी उनकी जो कुशलता है रोटी बनाने की उसके बारे में बताते हैं। वे ऐसे इंसान का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पेशे को कला का दर्जा देता है और उसे करके सीखने को असली हुनर मानता है। पाठ शुरू करते हैं। मियां नसीरुद्दीन, और इस पाठ को व्याख्या सहित मैं अल्पना वर्मा प्रस्तुत कर रही हूँ। लेखिका शुरू में संबोधन करते हुए कहती है कि साहबों, पाठकों को संबोधित कर रही है कि साहबों, उस दिन अपन यानी मैं मटिया महल जो दिल्ली में है की तरफ से ना गुजर जाती तो राजनीति, साहित्य और कला के हजारों हजार मसीहों के धूम धड़के में नानबाइयों के मसीहा मियां नसीरुद्दीन को कैसे तो पहचानते और कैसे उठाते लुत्फ उनके मसीही अंदाज का। अब ये पहले 3 पंक्तियों में उन्होंने जो बातें कही हैं वह ये, पहले तो ये परिचय दिया कि दिल्ली किस तरह का क्षेत्र है, तो हजारों हजार मसीहे के धूम धड़के दिल्ली में, राजनीति के क्षेत्र में, राजनीति की गतिविधियों का गढ़ है दिल्ली, और साहित्य और कला के हजारों हजार मसीहे, यानी इन तीनों क्षेत्र के विद्वान, इन तीनों क्षेत्रों के प्रतिभाशाली लोग अपने अपने हुनर यहाँ दिखाते रहते हैं। उनकी गतिविधियों से यहाँ धूम मची रहती है। तो ऐसी जगह में जब एक दिन दिल्ली में मटिया महल की तरफ से वे गुजरी हैं तो उनका परिचय नानबाइयों के मसीहा। अब नानबाइयों के मसीहा क्यों कहा? नानबाई क्या होता है? जैसे हम हलवाई को मिठाई बनाने वाला कहते हैं, ऐसे नानबाई रोटी बनाने वाला होता है। तो तंदूर पे ये रोटियां बनाते हैं, मैदे की रोटी, हम उसे नान भी कहते हैं। तो कई तरह की रोटी होती हैं, सिर्फ एक नान नहीं, नान कई तरह का होता है। तो नानबाई जो नान बनाने वाला है उसका मसीहा कहा है। और उसको मसीहा क्यों कहा? क्योंकि वह इस कला में पारंगत है। वह रोटी बनाने की कला में इतना पारंगत है कि उसे 56 तरह की रोटियां बनानी आती हैं। उसने एक तरह से रोटी बनाने की एक नई कला को जन्म दिया है, या कहिए कि रोटी बनाने की कला को एक नया जीवन दिया है। इसलिए उसे वे नानबाइयों का मसीहा कह रही हैं। रोटी तो नानबाई बनाते हैं, लेकिन मियां नसीरुद्दीन के पास ऐसा हुनर है कि वे 56 तरह की रोटियां बनाते हैं और उनके जैसा रोटी बनाने वाला आसपास कहीं नहीं है। इतनी अच्छी उनकी रोटियां होती हैं। नसीरुद्दीन को उन्होंने नानबाइयों का मसीहा क्यों कहा, इसका एक उत्तर यह भी हो सकता है कि वह मसीहाई अंदाज से रोटियां बनाया करता था। वह खानदानी नानबाई था और उसे कई किस्म की रोटियां बनाना आता था, और वह जितने भी नानबाई वहाँ हुआ करते थे उनमें सर्वश्रेष्ठ था। कि हुआ यह कि हम एक दोपहरी जामा मस्जिद के आड़े पड़े मटिया महल के गढ़ैया मोहल्ले, जगह का बता रही हैं कि कहाँ पे वे पहुंची हैं, उस तरफ निकल गए। एक निहायत मामूली अंधेरी सी दुकान पर पटापट आटे का ढेर सनते देख ठिठके। आटे का ढेर यानी आटा बनाया जा रहा था वहाँ पे, सन्ना मतलब उसको आटा को गूंदना बनाया जा रहा था। सोचा सवैयों की तैयारी होगी, पर सिवैयाँ जो वर्मिसेली होती हैं, पर पूछने पर पता चला कि खानदानी नानबाई मियां नसीरुद्दीन की दुकान पर खड़े हैं। मियां मशहूर हैं 56 यानी 56 टाइप्स की रोटियां बनाने के लिए। हमने जो अंदर झांका तो पाया कि मियां चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा ले रहे हैं और मौसमों की मार से उनका रेखा चित्र कर रहे हैं, बता रही हैं कि किस तरह की उनकी
वेशभूषा है, किस तरह के वे दिखते हैं। तो वेशभूषा तो नहीं बताई यहाँ पर उनके अनुभवी चेहरे को बता रही हैं कि मौसमों की मार से पका चेहरा, आंखों में काइयाँ भोलापन और पेशानी यानी माथे पर मंजे हुए कारीगर के तेवर। तो माथे पर जो निशान है, निशान मीन्स लकीरें हैं, उसको देखकर उन्हें ऐसा लगा। हमें गाहक यानी कस्टमर समझ के, ग्राहक समझकर मियाँ ने नज़र उठाई। कहा, फरमाइए, बताइए। झिझक से कहा, आपसे कुछ एक सवाल पूछने थे अगर वक्त हो तो लेखिका ने भाई हेजिटेट करते हुए पूछा, क्योंकि उन्हें भी पता था कि वे इस समय उनको ग्राहक समझ रहे हैं और अगर वे कुछ क्वेश्चन पूछेंगी, कुछ ऐसा बातचीत करना चाहेंगी, हो सकता है वे मना कर दें। मियाँ नसरुद्दीन ने पंच हजारी अंदाज में सिर हिलाया। पंच हजारी 5000 सैनिकों का सेनापति उसे कहा जाता था, पंच हजारी। तो कहने का अर्थ यह है कि कोई इतने महत्व का व्यक्ति हो, इतने महत्वपूर्ण पद का जैसे व्यक्ति हो, तो उस अंदाज में रौब के साथ, रुआब के साथ मियाँ नसरुद्दीन ने सिर हिलाया। निकाल लेंगे वक्त थोड़ा, पर यह तो कहिए आपको पूछना क्या है। फिर घूर कर देखा और जोड़ा, मियाँ कहीं अखबार नवीस तो नहीं हो, कोई पत्रकार तो नहीं हो, यह तो खोजियों की खुराफात है। हम तो अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों को ही निठल्ला समझते हैं। मतलब जो अखबार पढ़ते हैं और जो अखबार लिखते हैं, सब को कुछ काम धंधा नहीं है, इसलिए वो ये ऐसा करते हैं, निठल्ला उनको समझा जाता है। तो ये नसरुद्दीन हैं और ये लेखिका हैं और ये रोटी बना रहे हैं, ये इनकी भट्टी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये भट्टी होती है, यहाँ पे आग, ये तंदूर है और ये आटा बना रहे होंगे, लेकिन इन्होंने तो क्या बैठे हुए थे, बीड़ी पी रहे थे, खड़े हैं। तो ये मियाँ नसरुद्दीन, ये लेखिका। और आगे भी कहते हैं, हाँ कामकाजी आदमी को इससे क्या काम, जो कामकाजी आदमी होते हैं उन्हें इन सब से कोई काम नहीं है। खैर, आपने यहाँ तक आने की तकलीफ उठाई है तो पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। लेखिका कहती है, पूछना तो यह था कि किस्म किस्म की रोटी पकाने का इल्म यानी उसका जो शिक्षा है वो आपने कहाँ से ली, कहाँ से आपने सीखा तरह तरह की रोटियां बनाना। मियाँ नसरुद्दीन ने आँखों के कंचे यानी उनको देखा, आंखें कंचे हम पर फेर दिए यानी उनको देखा, फिर तरेर कर बोले, क्या मतलब, उन्हें अच्छा नहीं लगा। तो नाराज़ होकर बोले, पूछिए साहब, नान भाई इल्म लेने कहीं और जाएगी, मतलब नान भाई इल्म लेने कहीं और जाएगा, नान भाई बनाने वाला वो कहाँ से शिक्षा लेने जाएगा, क्या नगीना सास के पास जो नगीने तराशता है, या आईना सास के पास, या मीना सास के पास, या रफूगर, रंगरेज या तेली तंबोली से सीखने जाएगा। तो ये सब कारीगर हैं जिनके नाम लिए हैं, अपने अपने तरह के हुनर उनके पास हैं। क्या फरमा दिया साहब, यह तो हमारा ख़ानदानी पेशा है। हाँ, इल्म की बात पूछिए तो जो कुछ भी सीखा अपने वालिद उस्ताद से ही सीखा, यानी अपने पिता से सीखा, वही हमारे उस्ताद थे। मतलब यह है कि हम घर से ना निकले कि कोई पेशा अख्तियार करें, तो घर में ही उनका यह ख़ानदानी पेशा है। तो जो कुछ सीखा उन्होंने अपने घर में अपने बाप दादा से ही सीखा। ये बाप दादा का हुनर था, उन्हीं से पाया, और वालिद महरूम के उठ जाने पर आ बैठे उन्हीं के ठिए पर, यानी जब उनके पिता की मृत्यु हो गई उसके बाद दुकान पर वे बैठने लगे। आपके वालिद यानी आपके पिता, मियाँ नसरुद्दीन की आंखें लम्हा भर एक क्षण को किसी भट्टी में गुम हो गईं, यानी वे कहीं सोचने लगे, गहरी सोच में पड़ गए। फिर सिर हिलाया, क्या आंखों के आगे चेहरा जिंदा हो गया। हाँ, हमारे वालिद साहब मशहूर थे मियाँ बरकत शाही नान, अब वो नाम बता रहे हैं अपने पिता का, मियाँ बरकत शाही नान बाई गड़ैया वाले के नाम से मशहूर थे। उनके वालिद यानी हमारे दादा साहिब थे आला नानबाई मियाँ कल्लन। तो ये तीसरी पीढ़ी थी इनकी। आपको इन दोनों में से किसी किसी की भी कोई नसीहत याद हो? अब लेखिका पूछ रही हैं कि भाई कोई सीख उनकी याद हो। नसीहत काहे की मियाँ, काम करने से आता है, नसीहतों से नहीं। हाँ, बजा फरमाया है। अब लेखिका कहती हैं कि हाँ आपने सही कहा, पर यह तो बताइए कि जब आप, यानी भट्टी की और उन्होंने इशारा करते हुए कहा कि इस काम पर लगे तो वालिद साहब ने सीख के तौर पर कुछ तो कहा होगा। नसरुद्दीन साहब ने जल्दी जल्दी 2 कश खींचे, बीड़ी पी रहे थे।
फिर गला साफ करते हुए कहा बड़े अंदाज से, अगर आपको कुछ कहलवाना ही है तो बताए दिए देते हैं। आप जानो, जब बच्चा उस्ताद के यहाँ पढ़ने बैठता है तो उस्ताद कहता है कह अलिफ यानी अ, बच्चा कहता है अ, कह बे यानी जैसे हम अ ब आ ई सीखते हैं, क ख ग सीखते हैं, इसी तरह से मास्टर जो है वो सिखाता है, बच्चा उसको रिपीट करता है। ये अरबी की अल्फ़ाबेट है, अलिफ बे ते जीम। तो इस बीच उस्ताद जोर का एक हाथ सिर पर धरता है और शागिर्द चुपचाप परवान करता है। यानी उस्ताद का जब आशीर्वाद होता है तो उसका शिष्य सीखता चला जाता है। समझे साहब, एक तो पढ़ाई ऐसी और दूसरी बात बीच में छोड़ सामने से गुजरते मीर साहब को आवाज़ दे डाली, कहो भाई मीर साहब, सुबह ना आना हुआ, पर क्यों? मीर साहब ने सिर हिलाया, मियाँ अभी लौट के आते हैं तो बताएंगे। लेखिका उत्सुक हो रही थी, पूछती हैं, आप दूसरी पढ़ाई की बाबत कुछ कह रहे थे ना? इस पर मियाँ नसरुद्दीन ने यूं सिर हिलाया कि जैसे कि बहुत बड़े दार्शनिक हो, सुकरात हों। कहते हैं, हाँ एक दूसरी पढ़ाई भी होती है। सुनिए, अगर बच्चे को भेजा मदरसे तो बच्चा ना कच्ची में बैठा ना बैठा हुआ पक्की में, यानी ना वह KG1 नर्सरी में गया, ना वह क्लास 1 में बैठा, ना वह दूसरी में बैठा, और जा बैठा वो तीसरी कक्षा में। अब हम यह पूछें कि उन 3 जमातों का क्या हुआ, 3 कक्षाओं का क्या हुआ उन 3 क्लासों का? अपना ख्याल था कि मियाँ नसरुद्दीन नानबाई अपनी बात का निचोड़ भी निकालेंगे, पर वह तो हम ही पर दागते रहे, यानी हमसे ही पूछते रहे, हमारी बात का जवाब दिए बिना हमसे सवाल कर रहे थे। आप ही बताइए उन 2-3 जमातों का क्या हुआ? यह बात मेरी समझ के तो बाहर है। इस बार शाही नानबाई मियाँ कल्लन के पोते अपने बचे खुचे दांतों से खिलखिलाकर हंस दिए जब लेखिका ने यह बात कही कि भाई मुझे तो नहीं समझ में आया। मतलब मेरा क्या साफ ना था? लो साहिबों, अभी साफ हुआ जाता है। ज़रा सी देर को मान लीजिए हम बर्तन धोना ना सीखते, हम भट्टी बनाना ना सीखते, भट्टी को आंच देना ना सीखते, तो क्या हम सीधे सीधे नानबाई का हुनर सीख जाते? कहने का अर्थ है, कोई भी काम सीखना है तो उसके बेसिक्स को सीखना बहुत ज़रूरी है। मियाँ नसरुद्दीन हमारी ओर कुछ ऐसे देखा किए कि उन्हें हमसे जवाब पाना हो, फिर बड़े ही मजे हुए यानी बड़े ही कुशल अंदाज में कहा, कहने का मतलब साहिब यह है कि तालीम भी बड़ी चीज़ होती है। तालीम तालीम 2 बार आया है शब्द, एक बार इसका अर्थ होगा प्रशिक्षण, दूसरी बार इसका अर्थ होगा शिक्षण। क्यों होगा? क्योंकि अभी अभी जो नसरुद्दीन ने बातें कही हैं उसने लेखिका को यह बताया है कि उसे उसके पिता ने सीधा सीधा रोटियां बनाना नहीं सिखाया, उसे बर्तन धोने भी सिखाया, भट्टी बनाना सिखाया, भट्टी में आंच कैसे कितनी क्या देना है वो सब सिखाया, सीधा सीधा रोटी बनाना नहीं। तो वह कह रहा है कि अगर कोई हुनर किसी को सीखना है, कोई कला सीखनी है, तो उसमें प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए शिक्षण कैसा हो वह महत्व रखता है। कहने का अर्थ है तालीम की तालीम यानी प्रशिक्षण का शिक्षण बहुत महत्व रखता है। कोई भी चीज़ हमें किस प्रकार से सिखाई जा रही है, उसकी शिक्षण विधि क्या है, वह महत्व की बात होती है। सिर हिलाया है साहिब माना। मियाँ नसरुद्दीन तो अब जोश में आ गए। हमने ना लगाया होता खोमचा तो क्या आज यहाँ बैठे होते? मियाँ को खोमचे वाले दिनों में भटकते देख हमने बात का रुख मोड़ा। आपने खानदानी नानबाई होने का जिक्र किया था, क्या यहाँ और भी नानबाई हैं? मियाँ ने घूरा। बहू तेरे, पर खानदानी नहीं। सुनिए, दिमाग में चक्कर काट गई है एक बात। हमारे बुजुर्गों से बादशाह सलामत ने यूँ कहा कि मियाँ नानबाई कोई नई चीज़ खिला सकते हो। तो उन्होंने कहा, हुक्म कीजिए जहाँ बना। बादशाह सलामत ने फरमाया, कोई ऐसी चीज़ बनाओ जो ना आग से पके ना पानी से बने। लेखिका तो बड़े हैरान होकर पूछती हैं, क्या उनसे बनी कोई ऐसी चीज़? क्यों ना बनती साहेब, बनी और बादशाह सलामत ने खूब खाई और खूब सराही। अब ये जो बात इन्होंने कही कि ऐसी एक चीज़ बना के उनके दादा ने खिलाई बादशाह सलामत को जो ना आग से बनती है ना पानी से,
तो ऐसी कैसी चीज़ है। अब लगा हमारा आना कुछ रंग लाया चाहता है, यानी उनके आने का कुछ प्रभाव मियाँ नसरुद्दीन पर हो गया है। तो बेसब्री से लेखिका ने पूछा, वह पकवान क्या था, कोई खास सी चीज़ होगी। वह उत्सुकता से जानना चाहती थी, भाई ऐसी क्या चीज़ है। मियाँ कुछ देर तो सोचते रहे, सोच में खोए रहे। सोचा पकवान पर रोशनी डालने को है, लेकिन नसरुद्दीन साहब बड़ी रुखाई से बोले, यह हम ना बताएंगे। बस आप इतना समझ लीजिए कि ये कहावत है ना कि खानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। कहावत जब भी गढ़ी गई हो, हमारे बुजुर्गों के कर्तव्य पर ही पूरी उतरती है। मज़ा लेने के लिए लेखिका ने टोका, कहावत यह सच्ची भी है कि। वो मजाक समझ रही थी और मजाक कर रही थी कि ये क्या कहावत है, ऐसी कोई कहावत होती, कोई रोटी बिना उसके आँच के बनती है, कोई बिना पानी के यानी बिना भाप के कुछ चीज़ बन सकती है, पक सकती है। खाने की कोई चीज़ पकाई नहीं जा सकती बिना आँच, और बिना अगर आँच नहीं है तो भाप में बनती होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। लेकिन वे बता रहे हैं कि उनके ख़ानदानी जो नानबाई होते हैं वे इतने कुशल होते हैं कि कहीं भी रोटी बना सकते हैं। मियाँ ने तरेरा। अब मियाँ नसरुद्दीन को ये बात अच्छी लगी, तो वे नाराज़गी से आंखें दिखाते हुए कहते हैं कि और क्या झूठी है, आप ही बताइए, रोटी पकाने में झूठ का क्या काम। झूठ से थोड़ी रोटी पकती है, क्या पकती देखी है कभी झूठ से रोटी। जनाब पकती है आँच से, समझे। फिर लेखिका को समझ में आ गया कि भाई अब इनकी बात को हाँ कह दो, हाँ में हाँ मिला लो बस। तो उन्होंने कहा कि हाँ आप ठीक फरमाते हैं, ठीक कहते हैं। इस बीच मियाँ ने किसी और को पुकार लिया, मियाँ रहमत, इस वक्त किधर को। अरे वह लौंडिया ना आई रुमाली लेने, मतलब वह लड़की रुमाली रोटी लेने के लिए नहीं आई, शाम को मंगवा लीजिए, शाम को मंगवा लेना। मियाँ एक बात और आपको बताने की जहमत उठानी पड़ेगी, यानी आपको कष्ट उठाना पड़ेगा एक बात और बताने के लिए। मियाँ ने एक और बीड़ी सुलगा ली थी, सो कुछ फुर्ती पा गए थे। कहने लगे, पूछिए। अरे बात ही तो पूछिए, जान तो ना ले लेंगे, उसमें भी क्या देर है, 70 के हो चुके हैं। फिर जैसे अपने से ही कहते हों, वालिद मरहूम तो कूच किए 80 पर क्या मालूम हमें इतनी मोहलत, इतना समय मिले या ना मिले। इस मजमून पर हमसे कुछ कहते ना बन आया तो कहा, अभी यही जानना था कि आपके बुजुर्गों ने शाही बावर्ची खाने में जो काम। अजी साहिब, क्यों बाल की खाल निकालने पर तुले हैं। साहिब यहाँ पर लेखिका के लेखा है, लेखिका यहाँ पर हशमत के रूप में है, ये आपको याद रखना चाहिए। क्यों बाल की खाल निकालने पर तुले हैं, कह दिया ना कि बादशाह के यहाँ काम करते थे, तो इतना काफ़ी नहीं है। क्यों छोटी सी बात को आप खींचती जा रही हैं, बढ़ाती जा रही हैं, उसकी गहराई में जाना चाह रही हैं, क्यों क्यों जानना चाहती हैं नाम। अब लेखिका तो खिसिया गई, कहती हैं कि है तो काफ़ी, पर ज़रा नाम ले लेते तो उसे वक्त से मिला लेते। अर्थात वह जानना चाहती हैं कि किस साल में यह बात हुई थी, किस बादशाह के यहाँ यह बात हुई थी। वक्त से मिला लेते, खूब। अब नसरुद्दीन उनका मजाक बना रहा है, पर किसे मिलाते जनाब आप वक्त से। मियाँ हंसे जैसे उनका मजाक बना रहे हों। वक्त से वक्त को किसी ने मिलाया है आज तक। जो वक्त गुजर चुका उसे क्या कोई मिला सका है आज के वक्त से या आने वाले वक्त से। तो वक्त से वक्त को किसी ने मिलाया है आज तक। खैर पूछिए, किसका नाम जानना चाहते हैं। दिल्ली के बादशाह का ही ना, उनका नाम कौन नहीं जानता, जहाँ पना बादशाह सलामत ही है ना। तो यही है ना। कौन से बादशाह, जफ़र की। इतना कुछ आगे कहती तो उसने खींच कर कहा, अब उसे खींच होने लगी, शायद बताना नहीं चाहता, उसे अरुचि होने लगी। मियाँ नसरुद्दीन को कहते हैं, फिर अलट पलट के वही बात, अरे लिख लीजिए बस यही नाम। आपको कौन सा बादशाह के नाम चिट्ठी रुका भेजना है कि डाक खाने वालों के लिए सही नाम पता ज़रूरी है। हमें बिटर बिटर अपनी तरफ देखते पाया तो सिर हिलाकर मियाँ ने कहा अपने कारीगर से जो काम कर रहा था, अरे ओ बबन मियाँ, भट्टी सुलगा लो, यानी जो जिसमें रोटी बनाते हैं उसको जला लो और काम से निपटे। अरे यह बब्बन मियाँ कौन है साहिब। मियाँ ने रुखाई से जैसे फांक ही काट दी हो। अब मियाँ को शायद उनकी बातें और पूछना अच्छा नहीं लग रहा था, तो रुखाई से जवाब दिया, अरे अपने कारीगर और कौन होंगे।
मन में आया पूछ लें आपके बेटे बेटियां हैं, पर मियाँ नसरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देख ऐसा लग रहा था कि अगर और कुछ पूछा तो वो गुस्सा हो जाएंगे, तो इसीलिए उन्होंने यह बात छेड़ी ही नहीं, यह टॉपिक छेड़ा ही नहीं। और इतना ही कहा कि ये कारीगर लोग आपकी शागिर्दी करते हैं, अर्थात आपके शिष्य हैं, आपसे सीखते हैं। खाली शागिर्दी नहीं है साहब, गिन के मजूरी देता हूँ, यानी वो मेरे शिष्य नहीं है, मुझसे सीखते नहीं है, बल्कि मैं उनको इस काम करने की तनख्वाह भी देता हूँ, मजदूरी भी देता हूँ। 2 रुपए मन आटे की मजूरी, 4 रुपए मन मैदे की मजूरी, मतलब इतना मैदा और इतना आटा वो गूंथते हैं, तो उसके हिसाब से वो मजदूरी उनको देता है। ज़्यादातर भट्टी पर कौन सी रोटियां पका करती हैं? मियाँ को अब तक इस मजमून में कोई दिलचस्पी बाकी नहीं रही थी। अब इस बात को आगे बढ़ाने का उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था, इस बात पर बात करना उनको अच्छा नहीं लग रहा था, ये लेखिका को समझ में आ रहा था। और फिर भी मियाँ उनसे छुटकारा पाने को कहते हैं कि बता देते हैं, जवाब दे देते हैं कि बाकर खानी टाइप ऑफ रोटी किस्म है उनकी, शीरमाल, ताफ्तान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, रुमाली तो आप सबने सुना ही होगा, शीरमाल भी सुना होगा, गाव, दीदा, गाजेबान, तुनकी। फिर तेवर चढ़ाकर हमें घूर कर कहते हैं, क्या कहा? तुनकी रोटी जो होती है वह पापड़ से भी ज़्यादा महीन होती है, यानी उससे भी ज़्यादा पतली होती है। हाँ, किसी दिन खिलाएंगे आपको। एकाएक मियाँ की आंखों के आगे कुछ कौंध गया, एक लंबी सांस भरी और किसी गुमशुदा याद को ताज़ा करने को कहा, उतर गए वे ज़माने, यानी अब वे ज़माने कहाँ हैं, वे सब गुजर गए। और गए वे कद्रदान जो पकाने खाने की कद्र करना जानते थे, जो जानते थे कि कला की किस तरह से तारीफ़ की जाती है, उसकी कैसे इज़्ज़त की जाती है, उसको कैसे सम्मान दिया जाता है, कद्र सम्मान। मियाँ अब क्या रखा है, निकाली तंदूर से, निकली निगली और हजम, निगली मीन्स स्वलो कर ली, निगल ली और हजम। तो कहना ये चाहते हैं कि आज के समय में भागती दौड़ती ज़िंदगी में लोगों को सब कुछ तुरंत चाहिए, और खाना रोटी खाने का तरीका भी उन्हें नहीं मालूम। हर चीज़ बस खाना खाते हैं, पेट भरने के लिए खाते हैं। और जो समाज में बदलाव आ रहे हैं उसकी तरफ उनकी संवेदनशीलता को यह पंक्ति बताती है।